हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मानवाधिकार आयोग। फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसको बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें मानवाधिकार आयोग बनाना पड़ा? कि क्या मानव के अधिकार अभी तक सुरक्षित नहीं थे? आपने उन्हें संवैधानिक अधिकार दे दिए, वैधानिक अधिकार आप दे ही रहे हो, और इतने सारे अधिकारों के बावजूद भी आपको एक मानवाधिकार आयोग बनाने की जरूरत पड़ी। वो इसीलिए जरूरत पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने अधिकारों को नहीं अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, या फिर उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा उन पर अत्याचार होते हैं तो वो आवाज उठाने में भी सक्षम नहीं होते। तो यहीं पर क्या होता है, मानवाधिकार जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग एक्टिव हो जाता है और उसके बाद क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आप उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए क्या किया गया, मानवाधिकार आयोग का फ्रेंड्स गठन किया गया। अगर बात की जाए क्या भारत में ही मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई, मानवाधिकार आयोग सिर्फ भारत में है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ था सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में क्या हुआ था, 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा हुई सबसे पहले कि भाई पूरे विश्व में क्या किया जाएगा, मानवाधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। क्यों 1948 में ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या देखने को मिला कि जो ह्यूमन है, मानव कैसे तो भी मर रहा है, उसके अलावा उन पर कितने ज़्यादा अत्याचार हुए, उनके बॉडी को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक से दफनाया भी नहीं गया, ना ही जलाया गया। तो ये क्या है, एक तरीके से मानव अधिकार, उसका जो अधिकार था उस मानव का, उसका उल्लंघन है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फ्रेंड्स क्या किया गया, 1948 में सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा हुई। उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या की जाने वाली बात की जाने लगी कि भाई आपको क्या करना है, प्रत्येक मानव को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसका भी कुछ एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसके भी कुछ अधिकार है कि जिनके बिना उस मानव की पूर्ति संभव नहीं है। वो मानव, कंप्लीट मानव हम नहीं बोल सकते कि अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं है तो उसके जीने का भी कोई औचित्य नहीं है, आप उसका कैसे भी यूज कर सकते हो, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, मानव अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किए गए। उसी क्रम में जब मानवाधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए तो वो सही तरीके से अधिकारों की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब प्रत्येक मानव को वो अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या किया गया फ्रेंड्स, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया भारत में। इससे पहले 1993 में क्या हुआ था, सॉरी एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है मुझे, पेरिस घोषणा पत्र जारी हुआ था। जब पेरिस घोषणा पत्र क्या हुआ था, मानव अधिकारों से संबंधित एक पेरिस घोषणा पत्र जारी होता है, तो वहां पर उसके बाद क्या होता है, 1993 में मानव अधिकार एक्ट आता है। क्या आता है, मानव अधिकार अधिनियम आता है 1993। उसके तहत भारत में क्या होता है, 12 अक्टूबर, फ्रेंड्स डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। इतना हमने पढ़ा और आगे हम देखते हैं उसके बारे में कि देखो क्या होता है फुल डिटेल में। क्या होता है, 10 दिसंबर 1948 को फ्रेंड्स क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा होती है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करता है और बताता है कि प्रत्येक नागरिक को क्या दिया जाना चाहिए, मानव अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसी क्रम में फिर प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अपने अपने स्तर पर क्या किए गए, नागरिकों को मानव अधिकार प्रदान किए गए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मानव अधिकारों का हनन हुआ, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र बना। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है तो वो सार्वभौमिक घोषणा जारी करता है, किसको लेकर, मानव अधिकारों को लेकर। उसके बाद क्या होता है, पेरिस घोषणा पत्र आया था फ्रेंड्स 1993 नहीं 1991 में। 1991 में पेरिस घोषणा पत्र जारी होता है और वो कहता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने यहाँ के नागरिकों को क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे, उनके अधिकारों को सुरक्षा दे, उनके मानव का जो अधिकार है भाई वो प्रदान करे। तो इसी के लिए पेरिस घोषणा पत्र आता है फ्रेंड्स का 1991 में। डेट याद हुई आपको, दो डेट हमने पढ़ी,
सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी होता है फ्रेंड्स? 10 दिसंबर 1948 को। और पेरिस घोषणा पत्र कब आता है फ्रेंड्स? 1991 को। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भारत एक्टिव होता है। भारत बोलता है चलो इन्होंने बोला ही है तो हम कर दें। तो भारत जब एक्टिव होता है तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है। अधिनियम कौन सा था? 1993 का अधिनियम था। उसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को फ्रेंड्स का 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया है? यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया है फ्रेंड्स? 1993 में। उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? 1993 में। और कब डेट अगर आपसे पूछी जाए फ्रेंड्स तो डेट कब है? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। कब? 12 अक्टूबर 1993। 3 डेट हो चुकी है हमारे पास। कौन कौन सी फ्रेंड्स? देखो यही की यही याद करते चलो आप। सबसे पहले हमारे पास डेट क्या हो गई है? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र। ठीक है। उसके बाद 1991 में फ्रेंड्स क्या होता है? पेरिस घोषणा पत्र। ठीक है। 1991 में पेरिस घोषणा। और 12 अक्टूबर 1993 12 अक्टूबर 1993 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। क्या होता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया है फ्रेंड्स? अधिनियम आया है 1993। इसके तहत क्या हुआ है? आयोग की स्थापना होती है। 12 अक्टूबर 1993 को क्या होता है फ्रेंड्स? आयोग की स्थापना होती है। 3 डेट हमने पढ़ी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है फ्रेंड्स? आगे होता है कि देखो अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, एक तो अधिनियम के तहत गठित हुआ है तो प्रकृति कैसी होगी? हमेशा सांविधिक प्रकृति होगी। अब ये मानव अधिकार है, इतना बड़ा आयोग है तो गठन कौन करेगा फ्रेंड्स? केंद्र सरकार द्वारा इसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। 2 पॉइंट्स। पहले गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को क्या होता है फ्रेंड्स? गठन होता है। किसके तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत। हमेशा क्या होगा? धारा 3 ज्यादातर क्या कहती है? गठन के बारे में कहती है। हर अधिनियम में आपने नोटिस किया होगा जो धारा 3 क्या कहती है? वो गठन के बारे में कहती है कि धारा 3 के तहत संबंधित आयोग का गठन किया जाएगा। ज्यादातर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे, ध्यान दोगे तब। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को। किसके तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत। अब अधिनियम के तहत गठित होता है तो फ्रेंड्स इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो इसकी प्रकृति होगी सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। कैसी प्रकृति? संवैधानिक नहीं होगा। कैसी? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय होगा। उसके बाद हेडक्वार्टर की बात करें तो देखो भाई सेंट्रल लेवल पर हेडक्वार्टर हमेशा कहां पर होता है? भोपाल, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर होता है। क्यों आज मध्य प्रदेश याद आ रहा है? यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका कहां पर होगा? नई दिल्ली में। और इसके अलावा इसका मुख्यालय को मानव अधिकार भवन भी बोलते हैं या सरदार पटेल भवन भी इसको बोला जाता है। याद रखना, मानव अधिकार भवन भी बोला जाता है या सरदार पटेल भवन भी बोला जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर मैं इसके प्रथम अध्यक्ष, देखो हर आयोग के आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, हर आयोग के आपसे वर्तमान अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, हर आयोग पे ये पूछा जा सकता है बताओ एकमात्र महिला इनमें से कौन रही है, या पहली महिला कौन थी, या फिर जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन से नंबर के हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, या फिर इनमें से ये बताओ कि इनमें से कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं, ऐसे याद कर सकते हो कि मानव ने ना किसी को रंग नहीं दिखाए हैं, वो हमेशा से बहुत सही रहा है, किसी को रंग नहीं दिखाए। तो फर्स्ट रंग मतलब रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्रा क्या थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगर प्रथम महिला सदस्य की मैं बात करूं, महिला सदस्य फातिमा बीबी। फ्रेंड्स कौन? फातिमा बीबी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो A.K. मिश्रा।
अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। किसके? मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार मिश्रा। इतना हमको याद हुआ। क्या क्या याद हुआ हमको? पहला हमने पढ़ा गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993 को। फ्रेंड्स प्रकृति कैसी है? सांविधिक प्रकृति का निकाय है। ठीक है। गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। किसके तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं तो रंगनाथ मिश्रा, पहली महिला अध्यक्ष फातिमा बीबी, और इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है फ्रेंड्स? अरुण कुमार मिश्रा। ओके, पहले भी मिश्रा जी हैं और अभी के भी मिश्रा जी हैं। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बता दो मुझे कि इनमें संशोधन कब कब हुआ है, कब कब इनमें संशोधन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें सन 2006 और सन 2019 में, सन 2006 और 2019 में इसमें क्या हुआ है? 2 बार संशोधन हुआ है, 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। कब? 2006 और 2019 में। इसके अलावा इसका जो एक्ट है वो 1993 का है। इसमें कुल चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर बता दो कि कुल अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं, 43 धाराएं हैं, 8 अध्याय हैं। और लागू कब हुआ था? ये एक्ट लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 में। देखो अब आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, मुझे पता है ना। देखो एक्ट कब लागू हुआ है, ये एक्ट की डेट है, और वो हमने पढ़ा था आयोग कब बना है। आयोग बना है 12 सितंबर। देखो फ्रेंड्स आयोग की डेट है 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 12 अक्टूबर 1993, ये आयोग की डेट है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 ये हमारा आयोग गठित हुआ है। और यहां पर ये हमारा अधिनियम लागू कब हुआ है? देश में अधिनियम लागू हुआ है, याद रखना इस अधिनियम को, 28 सितंबर 1993 को। अधिनियम लागू हुआ है 28 सितंबर 1993 को, और एक्ट लागू हुआ है, वो आयोग बना है हमारा 12 अक्टूबर 1993। अधिनियम और आयोग में अंतर है, ये आप बहुत अच्छे से जान गए हो अभी तक। तो अधिनियम 28 सितंबर 1993 और आयोग कब बना है? 12 अक्टूबर 1993 को हमारा क्या बना है फ्रेंड्स? आयोग बना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसका गठन कौन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, गठन करेगी हमारी केंद्र सरकार। गठन करने का काम किसका है? केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? इसका गठन किया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको इसकी संरचना की, आप देखते हैं इसकी संरचना। तो देखो ध्यान दो इसकी संरचना के बारे में कि इसमें एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष हर किसी में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स। एक अध्यक्ष होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, एससी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहां पर सुप्रीम कोर्ट है। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्किंग जज, मतलब कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व न्यायाधीश या फिर वर्तमान न्यायाधीश, ये हो सकते हैं। कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है? इसके अलावा एक अध्यक्ष होगा इसमें फ्रेंड्स, और टोटल सदस्य कितने होंगे? 5 इसमें सदस्य होंगे। ऐसे 5, तो 5 इसमें सदस्य होंगे। 5 सदस्य में कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड कौन? न्यायाधीश। कौन फ्रेंड्स? सदस्य जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड मतलब कार्यरत, और या फिर रिटायर मतलब कार्य अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है, या फिर रिटायर हो चुका है तो वर्किंग, कार्यरत या फिर रिटायर्ड कौन? न्यायाधीश। इसके अलावा हाई कोर्ट का वर्किंग, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग और आर का मतलब रिटायर्ड। तो एक हाई कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश
और 3 कौन होंगे मानवाधिकार विशेषज्ञ, जिसमें से कौन एक महिला सदस्य अवश्य शामिल होगी। तो यहाँ पर हमने इसकी संरचना में क्या पढ़ा हमने इसकी संरचना में पढ़ा इसमें एक अध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष होगा कौन? तो अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर वर्तमान न्यायाधीश या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। 5 इसमें सदस्य होंगे। अब सदस्य कौन होंगे भाई? तो सदस्य होंगे एक कौन होगा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग न्यायाधीश, ध्यान देना न्यायाधीश। उसके बाद दूसरे नंबर का सदस्य कौन होगा? दूसरे नंबर का होगा हाई कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। और थर्ड 3 मेंबर इसमें कौन होंगे जिन्हें मानवाधिकारों के बारे में जानकारी हो, जिसमें से एक सदस्य महिला का होना कंपलसरी है, एक सदस्य महिला होना अनिवार्य है। इतना हुआ क्लियर? तो एक सदस्य क्या होगी? इनमें से एक महिला अवश्य शामिल होगी। ये अभी संरचना कंप्लीट नहीं हुई। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, उसके बाद 7 इसमें कौन होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। 7 कौन होते हैं? इसमें पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे? देखो इसमें याद रखना, अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, ओबीसी का, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांगजन आयोग का अध्यक्ष। जो टोटल 7 जो हमारे आयोग हैं, कौन कौन से? अल्पसंख्यक आयोग, पहले तो देखो SC, ST, OBC, 3 याद हुए, हो गए, सबको हो गए मुझे पता है, SC, ST, OBC। उसके बाद हम बालक वाला पढ़ते हैं और महिला वाला पढ़ते हैं, 5 हो गए, बालक और महिला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्पसंख्यक और दिव्यांग, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग, इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं? इन सभी के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक आयोग का महासचिव होता है। और अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं आपको बात करूं, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और केंद्र सरकार के अनुमोदन से क्या होता है? हेडक्वार्टर चेंज भी हो जाता है। केंद्र सरकार अगर अनुमोदित करे तो हेडक्वार्टर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? चेंज भी हो सकता है। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन से हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? परिवर्तित भी हो जाता है। अब एक बार संरचना हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जब हमने संरचना के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स, देखो ध्यान से इसकी संरचना अच्छे से करो। जब इसकी संरचना हम पढ़ते हैं तो एक क्या है इसमें? अध्यक्ष, एक अध्यक्ष है। 5 इसमें क्या है? सदस्य, पूर्णकालिक। कैसे? पूर्णकालिक। और इसके अलावा 7 इसमें क्या है? पदेन सदस्य। 7 इसमें कौन हो गए फ्रेंड्स? पदेन सदस्य हो गए। ये कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग न्यायाधीश या फिर रिटायर्ड CJI। ये कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा। 5 सदस्य में कौन होगा? एक हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग कौन? जज। और एक क्या पढ़ा था? हाई कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग CJ, चीफ जस्टिस। और 3 हमने कौन पढ़े थे? जिन्हें मानवाधिकारों का क्या हो फ्रेंड्स? जिन्हें मानवाधिकार का ज्ञान हो। आप भी अपने साथ क्या करो? लिख लिख कर देखो, याद करो। आपसे संरचना में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 3 कौन होंगे इसमें? मानवाधिकारों के बारे में जिन्हें जानकारी होगी, और जिसमें से एक क्या होगा? महिला होना कंपलसरी है। एक कौन होगा? महिला होगी, है ना? एक कौन होगा? महिला होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 पदेन सदस्य कौन होंगे? 7 पदेन सदस्य कौन होंगे? तो देखो यहां पर ध्यान दो, OBC, SC, ST, महिला और बच्चे, 5 हो गए। OBC, SC, ST, महिला और बच्चे 5 हुए। उसके बाद 2 बचे हमारे कौन? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन। ऐसे करके टोटल 7, तो कितने हो गए?
1, 5 और 1 6 और 7 और 6 टोटल कितने सदस्य हो गए? टोटल मेंबर कितने हो गए भाई? 13। टोटल मेंबर यहाँ पर ध्यान दो, टोटल मेंबर कितने हो चुके हमारे? टोटल 13 मेंबर, 13 मेंबर्स यहाँ पर हो चुके। अब यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति की कैसे जाती है? तो देखो, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करोगे? तो नियुक्ति की जाती है एक चयन समिति की सिफारिश पर। अब चयन समिति भी हम आपको बहुत अच्छे से याद कराने वाले हैं। पहले हम आगे का डिस्कशन करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको सब कुछ हो चुका। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आयोग का महासचिव कौन होगा फ्रेंड्स? महासचिव, एक महासचिव होगा आयोग में, उसके बाद मुख्यालय है। अब अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान देना कि गठन किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति कर रहा है। बहुत अच्छे से सोच समझकर आपको याद रखना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट अगर नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो फिर बहुत सारी चीजें यहां पर चेंज हो जाएंगी। तो नियुक्ति यहां पर कौन करता है फ्रेंड्स? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में गठित चयन समिति की सिफारिश पर। गठित चयन समिति यहां पर आएगी चयन समिति की सिफारिश पर। अब उस समिति में आपसे पिछली बार पूछ लिया गया था कि इस समिति में बताओ कौन कौन से मेंबर है ना? ये आपसे पूछ लिया गया था, बाद में क्वेश्चन डिलीट किया गया था। 2021 मेंस की बात है, ये प्री की बात है, जिसमें पूछा गया था, चयन समिति पूछी गई थी राज्य वाले में। तो इस चयन समिति में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स? 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं इस चयन समिति के अंतर्गत? टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 सदस्य इस चयन समिति का हिस्सा होते हैं। अब ध्यान देना, पहले तो क्या होता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली गठित समिति की सिफारिश पर क्या की जाती है? यहाँ पर प्रधानमंत्री की गठित नेतृत्व वाली समिति पर, गठित समिति के नेतृत्व में क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अब जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जा रही है तो प्रधानमंत्री क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष होगा। हुआ अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उसके बाद हमारा क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। आप बहुत अच्छे से जानते हो हमारे पास क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति तो होंगे नहीं, तो राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का नेता। 4 हुए ना? तो देखो, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। लास्ट बचता है हमारा कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। लास्ट कौन बचा हमारा? केंद्रीय गृह मंत्री। ये हमारे लास्ट बचे। देखो, यहाँ पर हम और डिस्कशन करते हैं, आपको याद कराते हैं। चयन समिति की सिफारिश पर कौन करता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ने किया। अब चयन समिति में कौन रहे? प्रधानमंत्री तो कौन हो गए फ्रेंड्स? अध्यक्ष हो गए। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो चुके। अब लोकसभा का कौन हो गया? लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद लोकसभा का ही क्या? विपक्ष का नेता। फिर उसके बाद राज्यसभा का कौन? उपसभापति। और राज्यसभा का ही क्या? विपक्ष का नेता। इस तरीके से याद रखोगे तो शायद याद रहे आपको। राज्यसभा का विपक्ष का नेता। उसके बाद कौन लास्ट बचा हमारा? कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। ये हमारे टोटल मेंबर्स हो चुके कितने? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कितने? 6 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है। सोचो कितने इंपोर्टेंट मेंबर्स इसमें हैं, तो कितना इंपोर्टेंट होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? होगा कि नहीं होगा? यहां पर हमने इसकी चयन समिति पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। अगर आपको सदस्य चुना जाना है किसका? मानवाधिकार आयोग का। सदस्य की बात हो रही है, जिसमें सदस्य कौन है? एक सुप्रीम कोर्ट का सदस्य है और एक हाई कोर्ट का। अगर इन दोनों में से आप किसी को यहाँ पर मानवाधिकार आयोग में नियुक्त करोगे तो आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड? परामर्श लेना पड़ेगा।
क्या लेना पड़ेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश, कार्यरत मतलब जैसे कि अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में, तो कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा और अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं होगी कि चयन समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित था। मान लो ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी, आपने अपॉइंट कर दिया है अध्यक्ष या फिर सदस्य, जैसे कि सपोज करो ए सदस्य को आपने क्या कर दिया है? अपॉइंट कर दिया है, यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन चयन समिति में कौन नहीं है? विपक्ष का नेता नहीं है। और फिर विपक्ष का नेता कुछ दिनों बाद आ जाए और वो बोलने लगे नहीं यहाँ पर आप इसको खारिज करो क्योंकि मैं अनुपस्थित था चयन समिति के अंतर्गत, किसी दूसरे को अपॉइंट करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर चयन समिति में कोई एक सदस्य अनुपस्थित नहीं है तो उस बेस पर क्या कर सकते हो? उस बेस पर आप उसकी नियुक्ति को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तो वो अपॉइंट हो चुका। एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद भले ही चयन समिति में उस समय कोई उपस्थित था या फिर नहीं था, इस बेस पर उनकी नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट है अध्यक्ष, धारा 5, अध्यक्ष सदस्यों का त्यागपत्र या हटाना। अब हमने ध्यान दो, यहाँ पर हम नियुक्ति किसने की थी? गठन सबसे पहले कौन कर रहा था? केंद्र सरकार। नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने चयन समिति की सिफारिश पर। और कब नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स? 12 अक्टूबर 1993 को। किस अधिनियम के तहत? 1993 के अधिनियम के तहत। और एक्ट कब लागू हुआ था? एक्ट लागू हुआ था 28 सितंबर 1993। उसके तहत जो आयोग हमारा कब बना है? 12 अक्टूबर 1993 को हमारा क्या बना है? आयोग बना है। त्यागपत्र कौन को देंगे फिर? ये जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र दिया जाएगा, किसी और को त्यागपत्र नहीं देंगे जाकर, है ना? किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाएगा। और उसका आधार क्या रहेगा? इनको हटाने का आधार जो हम हर आयोग में पढ़ते आ रहे हैं, साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन, अपना पद का दुरुपयोग किया हो, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हो, या फिर इस पद पर रहने के काबिल ना रहे हो, लोकहित में कोई गलत कार्य किया हो, तो इन सभी को क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। जैसे कि कदाचार, अक्षमता, सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा कि भाई जो आधार आप बता रहे हो वो सही है या फिर गलत है, या फिर आप ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी कहने के लिए लगे हो। ऐसा नहीं होगा। आधार क्या है? साबित कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर। और अन्य आधार की बात करें तो या तो फिर वो दिवालिया हो चुके हो, या फिर लाभ का पद धारण करे हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो यदि वह न्यायालय द्वारा दोषी हो। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, कौन हटा रहा है? राष्ट्रपति हटा रहा है। किसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, उस बेसिस पे हटा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जांच में से इन आधारों में से जो पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, इनमें से अगर एक भी मिल गया ना, एक भी मिला, तो इनको क्या कर दिया जाएगा? पद से हटा दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है? अपने पद से हटा दिया जाता है। अपने पद पर ये दोबारा नहीं रह पाते, फिर हटा देते हैं इनको, है ना? किसके आधार पर? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा उस बेसिस के बाद। और क्या है? कौन हटाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति यहाँ पर हटाने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी पदावधि कितनी होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये अपने यहाँ पर रहते हैं। तो ध्यान दो, इनकी पदावधि 2019 में संशोधन हुआ है, तो पदावधि इनकी कर दी गई है 3 या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो और पुनः नियुक्ति के पात्र फ्रेंड्स ये होते हैं। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, 3 या 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ध्यान देना, 3 या 70 वर्ष। सदस्य का भी कार्यकाल 3 या 70 वर्ष होता है और अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितना होता है? 3 या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। और सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन जो आयोग का सदस्य है वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार के अधीन कोई और पद पर इनको नहीं नियोजन किया जा सकता। ध्यान देना है ये चीज। फिर धारा 7 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा? कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेंगे, चाहे वो कार्यकारी हो या फिर परमानेंट हो। कैसा भी अध्यक्ष हो, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप
केंद्र सरकार कार्यकारी है, कुछ टाइम के लिए करना है अध्यक्ष की नियुक्ति, तो एक काम करते हैं, चलो प्राइम मिनिस्टर से करवा देते हैं। ऐसा नहीं होगा। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा किसके द्वारा की जाएगी फ्रेंड्स? राष्ट्रपति के द्वारा ही करेंगे, और कुछ नहीं हो सकता यहाँ। तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। धारा 8 कहती है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक बार अगर अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर नियुक्त हो चुके, उसके बाद उनकी जो पोस्ट है उसमें कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब पहले ही कर दो जो चेंज करना है, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता उनमें। नेक्स्ट है कि अधिवेशन और स्थान और समय, ये सब कुछ का निर्धारण कौन करेगा फ्रेंड्स? आयोग का जहां पर अधिवेशन होना है, उसके बाद कहां पर उसका क्या स्थान रहेगा, क्या उसकी पोजीशन रहेगी, सारा कुछ स्थान का निर्धारण कौन करेगा? अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और आयोग के सभी आदेश किसके द्वारा? जो मैंने आपको बताया था आयोग का एक महासचिव होगा, तो महासचिव के द्वारा वो स्थान सब क्या की जाएंगे? अभिप्रमाणित किए जाएंगे। आयोग के सभी स्थान वगैरह सब कुछ क्या अध्यक्ष या सदस्य के द्वारा अभिप्रमाणित किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आयोग के अन्य कर्मचारी, धारा 11, तो महासचिव होता है, महासचिव भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। और एक क्या होता है इसमें फ्रेंड्स? अन्वेषक होता है। और अन्वेषक कौन होता है? कम से कम पुलिस महानिदेशक रैंक का अधिकारी इसकी जांच करता है। अन्वेषक मतलब जांच करता, जो जांच करने का काम करता है कि भाई मानवाधिकारों का कहीं पर उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई इस तरीके की चीजें तो नहीं हो रही। तो कम से कम पुलिस महानिदेशक रैंक का जो अधिकारी होता है वो क्या होता है? इसका अन्वेषक होता है। और एक क्या होता है इसमें? सचिव स्तर का अधिकारी, महासचिव स्तर का अधिकारी होता है, जो कि सचिव के रैंक का होना चाहिए। भारत सरकार में किसका रैंक का होना चाहिए? सचिव रैंक का अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आयोग के काम, इससे पहले हम जनरल उसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे, देखो पहला हमने यहाँ क्या पढ़ा था? 10 दिसंबर 1948 को, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं पहले इतना। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा जारी होती है। उसके बाद पेरिस घोषणा पत्र 1991 में आता है। फिर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को आयोग बनता है। एक्ट कब पारित होता है? 28 सितंबर 1993 को। एक्ट कब बना था फ्रेंड्स? एक्ट बना था 28 सितंबर 1993 को। क्या बना था फ्रेंड्स? एक्ट बना था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्यकाल कितना, संरचना इसकी 1 + 5 + 7। 1 में क्या? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस, रिटायर्ड या वर्किंग, वो रिटायर्ड, वर्किंग कभी नहीं रहेगा। 5 सदस्य पूर्णकालिक रहते हैं। 1 सदस्य क्या? रिटायर्ड या वर्किंग जज। 1 सदस्य हाई कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग चीफ जस्टिस। और 3 मानवाधिकारों की नॉलेज जिनको होती है उनको नियुक्त किया जाता है। और इसमें 1 सदस्य महिला का होना अनिवार्य है। और 7 इसमें पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें से देखो SC, ST, OBC, महिला, बच्चे और अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन, टोटल 7। इन 7 जो आयोग है हमारे, इन 7 आयोग के क्या? अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। ऐसे करके टोटल 13 मेंबर हो गए। अब अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके सिफारिश पर? चयन समिति होती है। चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। फिर आप रख लो केंद्रीय गृह मंत्री, 2 लोग मेंबर हुए। फिर लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, सभापति तो राष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का कौन? विपक्ष का नेता। ये हमारी क्या हुई फ्रेंड? चयन समिति हुई। 6 सदस्यीय चयन समिति होती है। फिर उसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है जल्दी से बताओ? 3 या फिर 70 वर्ष। और पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये सारा का सारा हमने यहाँ पर पढ़ा था। पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन हमने आपके साथ किया। देखो महासचिव होता है, अध्यक्ष स्थान का निर्धारण करता है। उसके बाद 3 या 70 वर्ष और राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाएगी? कार्यकारी अध्यक्छ की नियुक्ति की जाएगी। बस इतना अभी हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। अब हम इसके काम देखते हैं कि काम क्या करेगा। अब आपने जनरल वे में देखा होगा, मानवाधिकार जैसे कि कहीं पर किसी को मारते पीटते देख लिया तो तुरंत ही मानवाधिकार संज्ञान में ले लेता है कि पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को क्यों मारा। आपने देखा होगा टीवी न्यूज चैनल में। तो ये सब काम क्या रहते हैं? मानवाधिकार के रहते हैं कि कहीं पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा।
तो वो क्या करता है, वो देखता है स्वतः संज्ञान, जैसे टीवी न्यूज चैनल में उसने किसी को कहीं से वीडियो क्लिप आ गई या इस तरीके से उसने कोई कृत्य होते हुए देख लिया, तो स्वतः संज्ञान या किसी भी शिकायत के आधार पर क्या कर सकता है, वो जांच कर सकता है। या फिर मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उल्लंघन संबंधी मामले की भी जांच कर सकता है। और लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है फ्रेंड्स, तो उल्लंघन की भी जांच कर सकता है। या फिर लोक सेवक द्वारा किए जाने वाले मानवाधिकारों के हनन से संबंधित मामलों की भी ये जांच कर सकता है। मतलब लोक सेवक द्वारा लोक सेवक क्या किया जाता है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है लोक सेवकों द्वारा कहीं पर, मतलब मारना पीटना या फिर उनके काम ना करना, इस तरीके से अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है लोक सेवकों द्वारा, लोक सेवक कौन इसमें डेफिनेशन बताई जाएगी। तो लोक सेवक द्वारा अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी भी ये जांच करता है। इसके अलावा मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करता है, मानवाधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की अनुशंसा भी करता है कि किस तरीके से आप उपाय करोगे जिससे मानवाधिकार लोगों के बने रहें। मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, एनजीओ का सहयोग भी करता है। न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, मतलब कि न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये भी कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन होता है। तो ये क्या करता है, न्यायालय की अनुमति इसको आवश्यक नहीं है, सीधे जाकर ये कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप भी कर सकता है। किसी जेल या फिर संस्था का जहां व्यक्ति का उपचार संरक्षण किया हो का परीक्षण करना, मतलब कोई जेल है या फिर कोई संस्था है जहां पर मानवाधिकारों का टेस्टिंग हो रही है, तो वहां पर भी क्या कर सकता है, उसके बारे में जांच कर सकता है। इसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसे कि अब सार्वभौमिक घोषणा पत्र, तो कहीं ना कहीं पेरिस समझौता, मानवाधिकारों से संबंधित भारत अगर किसी देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करता है तो वो भी क्या करता है, ये उसके बारे में भी देखता है, उसका अध्ययन करता है कि किस तरीके से मानवाधिकारों को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम, सीधी सी बात है, इसका मेन काम है मानवाधिकार जहां पर आएगा ये अपना काम करेगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि 1 साल तक के मामले कोई देख सकता है, ऐसा नहीं है 5 साल पहले इसने 5 साल की कोई वीडियो क्लिप आ रही है, स्वतः संज्ञान ले लिया, इसके मानवाधिकारों का हनन हुआ था, चलो चलो आ जाओ अब लाइन पे, समन प्रस्तुत करवाएगा, साक्ष्य प्रस्तुत, क्योंकि सिविल न्यायालय की शक्ति तो है ना इसके पास, बुला लेगा ये। ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ 1 साल तक के मामलों को ही सुन सकता है ये, ऐसा नहीं है अगर 1 साल 1 दिन भी हो गया ना तो मामला नहीं सुन पाएगा, सिर्फ 1 साल तक के मामले को ये क्या कर सकता है फ्रेंड्स, सुन सकता है। इसके अलावा इसकी जांच से संबंधित शक्ति, तो फ्रेंड्स इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान देना। और आयोग अन्वेषण हेतु अब जांच कैसे करेगा, सीधे अध्यक्ष जाएगा क्या जांच करने के लिए कि सदस्यों को भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, ये जांच करता है केंद्र सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी या अन्वेषक एजेंसियों के माध्यम से ये क्या करता है, जांच करने का काम करता है। इसके अलावा धारा 15 में सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे कुछ राज्यों में सशस्त्र बल लगे हुए हैं, अफस्पा लगा हुआ है, आपने देखा होगा, तो वहां पर ऐसा मुद्दा उठाया जाता है कि सशस्त्र बलों द्वारा क्या किया जा रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। तो उसके संबंध में भी पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि कब मानवाधिकारों का हनन माना जाएगा और कब फ्रेंड्स नहीं माना जाएगा। तो सशस्त्र बलों के संबंध में मानवाधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। फिर बात आती है रिपोर्ट किसको देगा। अब देखो अपन ने पढ़ा था नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, और हटाना कौन, प्रेसिडेंट। बस 2 काम प्रेसिडेंट है, बाकी गठन केंद्र सरकार है। तो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी फ्रेंड्स, रिपोर्ट दिए देगा केंद्र सरकार को। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और राज्य वाला रिपोर्ट किसको देगा फ्रेंड्स, राज्य सरकार को। और केंद्र सरकार रिपोर्ट को कहां पर रख पाएगी, संसद में, और राज्य सरकार रिपोर्ट को कहां पर रख पाएगी, राज्य विधानमंडल में रखाने का काम करेगी। राज्य सरकार रिपोर्ट को कहां रख पाएगी, राज्य विधानमंडल में, और केंद्र सरकार रिपोर्ट को कहां पर रख पाएगी, संसद में। ओके, नेक्स्ट है अब आयोग की सीमा क्या है, कौन कौन सी इस पे अभी तक बाउंडेशंस लगी हुई हैं कि ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता, क्या ऐसी चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो आयोग की सीमा की बात करें तो जांच हेतु इस पर कोई विशेष तंत्र नहीं है,
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये किसकी यूज कर रहा है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और अन्वेषक एजेंसी की हेल्प लेता है। इसके पास खुद का कोई तंत्र नहीं है, ये क्या करता है, तंत्र का यूज करता है, खुद का कोई कहाँ है, नहीं है ना इसके पास। इसके अलावा किसी भी मामले में मानव अधिकारों की सिफारिश करने का अधिकार भी इसके पास, ये क्या कर सकता है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। कैसा कर सकता है, सिर्फ मानव अधिकारों से संबंधित ये सिफारिश कर सकता है। अब मानना या नहीं मानना किसके ऊपर डिपेंड करता है, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है ना, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसकी जो शक्तियां हैं वो केंद्रीय सशस्त्र बलों की तुलना में काफी कम हैं। इसकी अगर शक्तियों की बात करूं मैं, तो जो सशस्त्र बल होते हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल, उनके पास इससे ज्यादा पावर मिली हुई है, इसकी शक्तियां बहुत ही कम है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आयोग की सीमा क्या है, इसके पास जांच हेतु कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। इसके अलावा इसमें किसी भी मामले में सिफारिश करने का इसके पास अधिकार नहीं है, और सशस्त्र बलों के संबंध में इसकी शक्तियां काफी कम है। ये इसकी क्या है फ्रेंड्स, ये इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रमुख जो अध्यक्ष की सूची के बारे में हम बात करें तो पहले अध्यक्ष थे कौन इसके, रंगनाथ मिश्रा, उसके बाद M.N. वेंकटचलैया, फिर न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, न्यायमूर्ति A.S. आनंद, फिर न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल इसके कार्यवाहक अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स कौन, कार्यवाहक अध्यक्ष, और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। फिर राजेंद्र बाबू, तो याद हुए देखो, रंगनाथ मिश्रा, M.N. वेंकटचलैया, J.S. वर्मा, J.S. वर्मा, A.S. आनंद, फिर उसके बाद शिवराम पाटिल और S. राजेंद्र बाबू, ये कौन थे हमारे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट G.P. माथुर जी कार्यवाहक अध्यक्ष थे, K.G. बालकृष्णन, सिरियक जोसेफ जो है इसके कार्यवाहक थे, H.L. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत 2021 से 2 जून 2021 तक ही रहे ये। फिर अरुण कुमार मिश्रा 2 जून 2021 से ये अब तक अभी तक है, मतलब 2024 तक चलेंगे, है ना। तो बढ़िया याद करते रहो, कौन, अरुण कुमार मिश्रा, याद रखना है। अब इनके नंबर भी गिन लो, 1 2 3 4 5, कार्यवाहक हटा देते हैं, 6 7 8 9, ठीक है, कार्यवाहक नहीं है इसमें काउंट। तो 90 नंबर के कौन है हमारे, अरुण कुमार मिश्रा जी। अन्य तथ्य की अगर मैं बात करूं कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत क्या समझे जाएंगे, धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। अध्यक्ष और सहित क्या समझे जाएंगे, अध्यक्ष और सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। इसके अलावा सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यहाँ पर सशस्त्र बल अगर मानव अधिकारों का हनन भी करते हैं तो आयोग किस प्रकार प्रक्रिया अपनाएगा, वो सारा कुछ यहाँ पर निर्धारित किया गया है। धारा 32 कहती है कि केंद्र सरकार व धारा 33 में राज्य सरकार को आयोग को क्या देंगी, अनुदान देंगी। मतलब 32 में केंद्र सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिया जाएगा और धारा 33 में राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, कि आयोग को अनुदान दिया जाएगा। फिर आयोग के अभिलेखों के बारे में यहाँ बताया गया है। धारा 35 में राज्य आयोग से संबंधित उपबंध किए गए हैं। धारा 36 में राष्ट्रीय राज्य आयोग, देखो ये इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट लगा लो कि राष्ट्रीय और राज्य आयोग दोनों की दोनों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग उन मामलों की जांच नहीं करेगा जो 1 वर्ष से अधिक पुराने हों, ध्यान देना। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नियम बनाने की यहाँ पर शक्ति दी गई है। दोनों नियम बनाएंगे इससे संबंधित, केंद्र सरकार केंद्र में नियम बनाएगा और राज्य सरकार फ्रेंड्स क्या करेगा, राज्य में नियम बनाने का काम करेगा। ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, केंद्रीय आयोग के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट, अधिनियम के तहत बना प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन में कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। कुल 30 दिन के भीतर क्या नियम कितने दिन के भीतर रखा जाएगा, 30 दिन। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंपोर्टेंट लगा लो, 30 दिन के भीतर रखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक संयुक्त मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में उल्लेखित विषय पर ही मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करेगा। ऐसा नहीं है कभी भी जांच करने पहुंच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
सिर्फ अनुसूची की सूची 2 और 3 में उल्लेखित कोई भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। फिर 2 या अधिक राज्य की सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से उन्हें अन्य राज्य आयोग के लिए भी नियुक्त कर सकती है। मतलब यहाँ के राज्य आयोग का अध्यक्ष दूसरे राज्य के राज्य आयोग का अध्यक्ष हो सकता है जब 2 राज्य सरकार आपस में सहमत हो जाए तब। राज्य मानवाधिकार आयोग एवं संयुक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में वर्णित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। कौन था चयन समिति में? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता, और कौन? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा हमने किसके बारे में पढ़ा? किसके बारे में पढ़ा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। देखो एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993। यही तो था, क्यों करना है फालतू लिखना। गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993। सदस्य कितने? 1 + 5 + 7 आपको याद हो चुके हैं। चयन समिति 6 सदस्यीय है। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट हटाएगा। कार्यकाल कितना होता है? 370 इनका कार्यकाल होता है। पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये सारा कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था। और 1 वर्ष से पुराने मामलों को नहीं सुन सकते। 1 वर्ष से पुराने मामले नहीं सुन सकते, ये याद रखना। ठीक है, इतना हमने सारा कुछ इसमें पढ़ा। बाकी इसमें और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो देखो वहां पर कब गठित किया गया? 1993 अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को। और यहाँ पर धारा कौन सी थी? वहां पर धारा 3 थी। यहाँ पर धारा के कौन सी है फ्रेंड्स? 21 के तहत मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी भी संरचना वही होगी। एक इसमें कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? एक इसमें अध्यक्ष होता है। वो भी कौन? किसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश। रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड न्यायाधीश हाई कोर्ट का, या फिर मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? इसका अध्यक्ष होता है। 2 मेंबर होते हैं। कौन? हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड न्यायाधीश, या फिर 7 वर्ष का अनुभव वाला जिला न्यायाधीश। मतलब हाई कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या फिर या फिर 7 वर्ष का अनुभव वाला जिला न्यायाधीश कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा, वो सदस्य होगा, सॉरी। और एक कौन होगा? मानव अधिकारों का विशेषज्ञ। हमने राष्ट्रीय वाले में कितने पढ़े थे? 5 सदस्य पढ़े थे, एक अध्यक्ष पढ़ा था। यहाँ पर एक अध्यक्ष है और कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं, इतना याद रखना। और एक सचिव होगा जिसे कौन नियुक्त करेगा? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब जो अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर भी की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, वो आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो राज्य सरकार जहां पर निर्धारित करेगी वहां पर क्या होगा? हेडक्वार्टर नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ध्यान देना, नियुक्ति कौन करेगा फ्रेंड्स? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी चयन समिति की सिफारिश पर। और उस चयन समिति में अब होगा कौन? ये आपको पेपर में 2021 में पूछा गया था। चयन समिति में देखो मुख्यमंत्री कौन होगा? अध्यक्ष होगा। वहां पर कौन थे? प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे। यहाँ पर कौन होगा? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। वहां पर कौन थे? लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का विपक्ष का नेता। यहाँ पर क्या होती है? विधानसभा। तो विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। देखो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। इसके अलावा वहां राज्यसभा का कौन था? उपसभापति और कौन? विपक्ष का नेता। यहाँ पर कौन होगी? विधान परिषद। तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता। और इसके अलावा वहां केंद्रीय गृह मंत्री था, यहाँ राज्य में गृह मंत्री हो गए। सेम टू सेम यहाँ की चयन समिति हो चुकी हमारी। तो इस चयन समिति की सिफारिश पर क्या किया जाएगी? अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष की सलाह पर राज्यपाल द्वारा कर दी जाएगी। नोट,
अब न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जाएगी। आप ऐसे ही न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं कर सकते। तो न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति क्या की जाएगी, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। ठीक है, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा फ्रेंड्स, त्यागपत्र दिया जाएगा राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जा रही है, तो हटाने का अधिकार भी किसके पास होगा, राज्यपाल के पास ही होगा, कोई और नहीं हटाएगा। तो नियुक्ति राज्यपाल, तो हटाने का अधिकार भी फ्रेंड्स किसके पास होगा, राज्यपाल के पास होगा। ओके, हटाने का अधिकार नियुक्ति राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हटाने का अधिकार एक बार देख लेंगे इसको, और हटाएगा कौन, राष्ट्रपति द्वारा। पदावधि क्या है, पदावधि है इसकी 3 या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो क्या होगी, इसकी पदावधि होगी। एक बार इसको मैं चेक करके आपको और बता दूंगी कि हटाने का कंफर्म है राष्ट्रपति, वैसे तो कंफर्म ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार और हम इसको देख लेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पदावधि हमारे केंद्र वाले में, जो राष्ट्रीय वाले में भी 370 थी, यहाँ पर भी पदावधि राज्य वाले में 370 है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और त्यागपत्र किसको देंगे, ये राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाएगा कौन इनको, राष्ट्रपति हटाएगा, है ना। और पुनः नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, पुनः नियुक्ति के फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सदस्य का अध्यक्ष के रूप में काम करना। मतलब कि सदस्य अध्यक्ष के रूप में कब काम करेगा फ्रेंड्स, कब काम करेगा, जैसे कि मान लो अध्यक्ष अपने पद पर अभी उपस्थित नहीं है, या अध्यक्ष का पद खाली है, या फिर इसके अलावा अध्यक्ष किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन अध्यक्ष का यहाँ पर रहना कंपलसरी था, तो सदस्य उस टाइम पीरियड में क्या करेगा, अध्यक्ष के रूप में काम करने का, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और अध्यक्ष के रूप में अगर कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य उसके अध्यक्ष के रूप में सही माने जाएंगे, अगर उसने कोई गलत काम भी धोखे से कर दिया है तो यहाँ पर जो अधिकार किसको है, अध्यक्ष के रूप में, सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, उसकी नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। कब, जब अध्यक्ष का पद क्या हो फ्रेंड्स, रिक्त हो, और ये अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से भी नियुक्ति की जा सकती है। ओके, धारा 26 कहती है कि अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की क्या बताई गई है, यहाँ पर सेवा शर्तें बताई गई है। ओके, निर्धारण कौन करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, और राज्य सरकार आयोग के कर्मचारी व अधिकारी भी उपलब्ध कराती है। अब अधिकारी और कर्मचारी कौन रहता है, अधिकारी और कर्मचारी कौन रहता है, राज्य सरकार का सचिव रैंक का अधिकारी रहता है, और अन्य अधिकारी में पुलिस कर्मचारी है, पुलिस महानिरीक्षक। वहां पर कौन था, केंद्र वाले में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, वहां पर पुलिस महानिदेशक स्तर का था, और यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक स्तर का क्या होगा, अधिकारी होगा। इसके अधीन क्या करेंगे, पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी इसके अधीन काम करेंगे। धारा 28 क्या कहती है, रिपोर्ट किसको देने का काम करेगी। अब केंद्र सरकार वाला रिपोर्ट किसको देने का काम करती है, केंद्र सरकार वाले रिपोर्ट देने का काम करती है किसको फ्रेंड्स, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार सदन में रखवाती है। तो राज्य सरकार वाला रिपोर्ट किसको देगा, राज्य सरकार को, और राज्य सरकार रिपोर्ट कहां पर रखवाने का काम करेगी, राज्य विधानमंडल में। फ्रेंड्स कहां पर, राज्य विधानमंडल में क्या रख पाएगी, रिपोर्ट रख पाएगी। ओके, उसके बाद अन्य प्रावधान की बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कब, जब अध्यक्ष का पद खाली हो तो सदस्य को क्या किया जाएगा, अध्यक्ष के पद के रूप में उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, और सेवा शर्तों का निर्धारण भी किसके द्वारा की जाएगा, सेवा शर्तें यहां पर राज्य सरकार के द्वारा फ्रेंड्स सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की यहां पर हम बात करते हैं, किसकी फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, जब मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, जब अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना की अगर आपसे बात की जाए तो 13 सितंबर 1995 को फ्रेंड्स, कब, 13 सितंबर 1995 को क्या होता है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। ठीक है,
13 सितंबर 1995 को क्या होता है? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। और आधार क्या है इसका? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत। और एक और बात ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। और भोपाल में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पर्यावास भवन। केंद्र वाले में, जो राष्ट्र वाले में हमने पढ़ा था, उसमें मानवाधिकार भवन था, या सरदार पटेल भवन भी बोलते हैं। और इसका जो मुख्यालय है, इसके भवन को बोला जाता है पर्यावास भवन। और कब स्थापना हुई है? 13 सितंबर 1995 को स्थापना हुई है। और इसके अलावा उसकी कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993 और इसकी 13 सितंबर 1995 को। आधार क्या था? आधार है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? इसके मनोहर ममतानी। और इसके अलावा इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। और अगर मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करूं, किसकी फ्रेंड्स? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाते हैं हम। यहां पर आप इसका ध्येय वाक्य भी लिख लेना। इसका ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, ये इसका ध्येय वाक्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और उसका क्या है? हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। वो हमारा किसका? राज्य मानवाधिकार आयोग के का ध्येय वाक्य हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। और कब गठित हुआ है मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन? 13 सितंबर 1995 को किया गया है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल के पर्यावास भवन में। आधार था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21। इसके अलावा अगर बात करें कि मानवाधिकार न्यायालय किसके तहत गठित की गई है, तो धारा 30 के तहत मानवाधिकार न्यायालय का गठन किया गया है और प्रत्येक जिले में गठित किया जाता है। और स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है मानवाधिकार न्यायालय। कब? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परामर्श के बाद। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परामर्श के बाद मानवाधिकार न्यायालय की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और इसका जो जज होगा वो क्या होगा? कम से कम 7 वर्षों की वकालत का अनुभव वाले वकील को ही क्या किया जाएगा? राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब जिसके पास क्या होगा? 7 सालों का एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास 7 सालों का वकालत करने का एक्सपीरियंस होगा, उसको क्या किया जा सकता है? उसको विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, जो किसमें बैठता है? मानवाधिकार न्यायालय में बैठता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सीएमसी सिविल सर्विस इंदौर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको क्या करना है, आप चैनल पर न्यू है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करना। थैंक यू सो मच।